नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां इतनी सारी भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म हैं, वो एक साथ कैसे रहता है? आइए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत के नजरिए से संघवाद की दुनिया को समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां और इन सब के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, संघवाद। और आज हम इसी दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि संघवाद क्या है, फिर उसके प्रकार देखेंगे, भारत के अपने सिस्टम में गोता लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है, और आखिर में विकेंद्रीकरण की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये संघवाद या फेडरलिज्म है क्या? सीधे शब्दों में कहे तो ये शक्तियों को बांटने का एक सिस्टम है। इसे एक आसान से कंपैरिजन से समझते हैं। एक तरफ है एकात्मक व्यवस्था, जैसा कि श्रीलंका में है, जहां सारी की सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और दूसरी तरफ है संघीय व्यवस्था, जैसा बेल्जियम में है, जहां पावर को केंद्र और राज्यों जैसे कई लेवल पर बांट दिया जाता है और हर कोई अपने अपने दायरे में काम करता है। अच्छा, तो किसी भी फेडरल सिस्टम की कुछ खास पहचान होती है। इसमें सरकार के कम से कम 2 लेवल होते हैं और दोनों की जिम्मेदारियां संविधान में साफ साफ लिखी होती हैं। सबसे जरूरी बात, कोई भी एक सरकार अकेले संविधान को बदल नहीं सकती और अदालतें एक तरह से रेफरी का काम करती हैं। और हाँ, हर लेवल के पास कमाई के अपने जराए होते हैं ताकि वो आर्थिक रूप से आजाद रहें। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। दुनिया की लगभग 40% आबादी फेडरल सिस्टम वाले देशों में ही रहती है। आप देखिए, दुनिया के ज्यादातर बड़े और विविधता से भरे देशों में आपको फेडरल सिस्टम ही मिलेगा। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, ये मॉडल अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है और जाहिर है इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन सारे फेडरेशन एक ही तरीके से नहीं बनते। चलिए देखते हैं कि इनके बनने के 2 मुख्य तरीके क्या हैं। मोटे तौर पर देखें तो फेडरेशन बनाने के 2 रास्ते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें आजाद राज्य मिलकर एक मजबूत देश बनाते हैं, जैसे अमेरिका। यहाँ राज्य और केंद्र लगभग बराबर पावरफुल होते हैं। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बड़ा देश अपनी विविधता को संभालने के लिए अपनी पावर को राज्यों में बांटता है। भारत इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ केंद्र सरकार राज्यों से थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, भारत का फेडरल सिस्टम कैसा है। ये बड़ी मजेदार बात है कि हमारे संविधान में कहीं भी संघ या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। इसके बजाय आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से फेडरल है, जो होल्डिंग टुगेदर मॉडल पर बनी है। तो सवाल ये है कि पावर का बंटवारा हुआ कैसे? संविधान ने इसके लिए 3 लिस्ट बनाई हैं। एक है संघ सूची। इसमें डिफेंस और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची। इसमें पुलिस और खेती जैसे विषय हैं जो राज्यों के हवाले हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जो विषय इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं। संविधान में जो लिखा है वो तो एक बात है, पर असली दुनिया में जमीन पर यह सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए अब इसे समझते हैं। भारत ने अपनी डाइवर्सिटी को कैसे संभाला है, इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत का बदलता हुआ नक्शा। जरा 1947 का नक्शा देखिए और आज का देखिए, फर्क साफ है। सबसे बड़ा बदलाव आया है भाषा के आधार पर नए राज्यों के बनने से। शुरू में ना बहुत डर था, लोगों को लगा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। इससे देश और ज्यादा एकजुट हुआ और शासन चलाना भी आसान हो गया। बस इस चार्ट को देखिए, आपको भारत की भाषाई विविधता का अंदाजा हो जाएगा। लगभग 44% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं, लेकिन बाकी 56% लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं। ऐसे में एक लचीली भाषा नीति अपनाना बहुत ही जरूरी था। और यही भारत की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है। भारत की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही 21 दूसरी भाषाओं को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पर मान्यता दी गई। इससे किसी को भी ये नहीं लगा कि उनकी पहचान को दबाया जा रहा है। अब बात करते हैं केंद्र और राज्यों के रिश्तों की।
आजादी के बाद कई दशकों तक सीन कुछ और ही था। ये कार्टून उस दौर की कहानी बिल्कुल सही बताता है, जिसमें राज्य ज्यादा अधिकारों के लिए केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि बहुत लंबे समय तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी। इस वजह से कई बार राज्य सरकारों की आजादी का सम्मान नहीं किया जाता था। लेकिन फिर वक्त बदला। अब इस कार्टून को देखिए, यहाँ एक नेता कई अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। 1990 के बाद का दौर था गठबंधन सरकारों का। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज का हाथ थामना पड़ा। इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर शुरू हुआ और राज्यों के अधिकारों का सम्मान भी बढ़ा। और अब आते हैं भारतीय संघवाद के सबसे नए और जरूरी पड़ाव पर, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब शासन को लोगों के और करीब लाना। 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। संविधान में बदलाव करके सरकार का एक तीसरा लेवल बनाया गया, पंचायतें और नगर पालिकाएं। इसके तहत स्थानीय चुनाव रेगुलर कराना जरूरी कर दिया गया। पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गईं और ये भी तय हुआ कि राज्य सरकारें अपनी कुछ पावर और पैसा इन लोकल बॉडीज के साथ शेयर करेंगी। तो भारत की कहानी 2 लेवल की सरकार से 3 लेवल तक पहुंची है, जिसने इस विशाल और विविध देश को एक साथ रखा है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार का ये तीसरा स्तर, ये विकेंद्रीकरण, हमारे लोकतंत्र को उसकी जड़ों से और ज्यादा मजबूत कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।